सुनने वालों की खिदमत में साइमा नफीस सलाम पेश करती है। अदब सराय के साथ हाजिर हूँ एक नए मेहमान के साथ। हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में मुकीम हैं। हवाला इनका पाकिस्तान ही है, बचपन इनका यहीं गुजरा। अफसाना निगार हैं और मारूफ अफसाना निगार हैं। इनके अफसानों पे जब हम बात करते हैं, बल्कि जब हम इनके साथ बात करेंगे तो वो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो किस तरह का लिखते हैं। आलमी अफसाना फोरम हो या दूसरे अफसाने के जो भी तंजीमें काम कर रही हैं या बज़्म काम कर रही है, वहाँ पे इनके अफसाने बहुत पसंदीदगी की निगाह से देखे जाते हैं। लोग सुनने की फरमाइश करते हैं। इनके चाहने वाले, इनकी लिखे हुए के चाहने वाले जो हैं, उनकी एक कसीर तादाद है और ये इस मामले में खुश नसीब हैं कि लिखने वाले इनसे फरमाइश करते रहते हैं, सुनते हैं इनके अफसाने और उस पर तबसरा भी करते हैं। मैं बात कर रही हूँ अमीन सदरुद्दीन भायानी साहब की। अमीन सदरुद्दीन भायानी साहब एक नर्म मिजाज, खुश कलाम और नर्म खू और एक बहुत अच्छे मिजाज के, ठंडे ठंडे और धीमे धीमे लहजे के शख्स हैं। पहनने ओढ़ने के बहुत महज़ब। ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि रेडियो पर आपको सिर्फ आवाज़ सुनाई दी जाती है और उसी से आप शख्सियत का एक खाका मुरतब कर लेते हैं। अगर बोलने वाले के ये औसाफ आपके सामने हों तो वो खाका और वाज़े हो जाता है। मैं आप में और अमीन सदरुद्दीन भायानी साहब के दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं होंगी और मैं चाहूँगी कि ये वक्त जितना भी हमें मैसर है उनके साथ गुफ्तगू में बीते। तो मैं आप लोगों की जानिब से, अपनी जानिब से और रेडियो की पूरी टीम की जानिब से अमीन सदरुद्दीन भायानी साहब को रेडियो पाकिस्तान कराची में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबको, आपको, आपके प्रोड्यूसर को और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यह मद्दू किया कि मैं आपसे कुछ बातें कर सकूँ। जी, आपका हवाला हमारे सामने जो आया वो एक अफसाना निगार की हैसियत से आया। मैं अपने सुनने वालों को ये बताना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि मैंने तो कह दिया कि आपके अफसाने बहुत अच्छे हैं और अब आप बताइए कि आपने लिखने की इब्तिदा कैसे की और आपका ये लिखा हुआ जो कुछ भी है अफसाने, अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आज जो आप अफसाने लिख रहे हैं और जो आपने कुछ बरसों पहले लिखे थे, दोनों में आपको मवाजना महसूस होता है, मेयार महसूस होता है? तो ये आप हमारे सुनने वालों को बताइए, इसलिए कि इससे लिखने वाले जो नए नौजवान लिखने वाले हैं उनको एक तरह से तरगीब मिलती है कि एकदम से ही नहीं कलम पुख्ता हो जाता बल्कि लिखते रहने से पुख्ता होता है। तो आप अपना हम अदबी सफ़र जो है इसका एक मुख्तसर सा जायज़ा पेश कीजिए। जी, दरअसल आपके सवाल कई सवालात का मरकब है, तो मैं इब्तिदा से शुरू करता हूँ। मैंने लिखना कैसे शुरू किया? सबसे पहले लिखने के लिए सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि आप पढ़ें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर लिखना बहुत मुश्किल है। अब मेरे साथ हुआ यूँ कि मेरे जो वालिद थे सदरुद्दीन भायानी मरहूम, वो ख़ुद भी एक अदबी शख्सियत थे, लेकिन वो उर्दू में नहीं लिखते थे। वो अपनी मादरी ज़बान गुजराती में शायरी करते थे और मज़मून निगारी और कहानी नवीस थे वो। उन्होंने गुजराती स्टेज ड्रामे भी लिखे और उनमें परफॉर्म भी किया। तो चूँकि उनको बहुत किताबें पढ़ने का शौक़ था, तो हमारे घर में मुझे याद है आज जब मैंने होश संभाला तो चारों तरफ किताबें ही होती थी। माशाल्लाह। तो गो के वो गुजराती के शायर थे, साथ ही वो उर्दू और अंग्रेज़ी अदब के बहुत शाइक थे। तो हमारे घर में काफ़ी तादाद में उर्दू की किताबें भी होती थी। तो जैसे ही मैंने, अब मुझे अगर मैं सोचूं पीछे मुड़कर, तो मेरा ख़्याल है कि उस ज़माने में जैसे ही मैं जमात अव्वल, दोम और सोम मैंने पास की, उसके बाद मुझे जो टूटी फूटी उर्दू पढ़ना आई, तो मैंने वो किताबें, वो सबसे पहले जो किताब वहाँ पढ़ी थी वो। तो इस तरह से मरहलावार धीरे धीरे मैं वो किताबें पढ़ता गया और मुझ में भी किताबें पढ़ने का शौक़ उजागर हुआ। मैं, जो मुझे जेब खर्च मिलता था, उस ज़माने में एक इदारा हुआ करता था जो अब भी है पर इतना फ़ाल नहीं है, 2 इदारे होते थे, उनकी बड़ी अच्छी किताबें शाया हुआ करती थी। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको 70 की दिहाई के अवाइल की। तो वो छोटी छोटी किताबें शाया होती थी, तो मैं वो किताबें ख़रीद के पढ़ता था अपने जेब खर्च से। फिर मेरे शौक़ को देखकर अम्मी अब्बू भी कभी जब कोई तोहफ़ा देना होता था तो उन्हें पता था कि किताब इसका सबसे पसंदीदा तोहफ़ा होगा, तो मुझे वो तोहफ़ा दिया करते थे।
तो उससे हुआ यूं कि मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद जब मैं बच्चों की किताब से बड़ों की किताबों की तरफ राग़िब हुआ, वो दरअसल इब्न सफ़ी की किताबें थी। जी, अक्सर तज़किरा मिलता है जी हाँ, आपके तो तारुफ में। मुझ पे सबसे ज़्यादा जिस मुसन्निफ़ ने असर किया है, क्योंकि जब आप लड़कपन में, अब आपको मैं बताऊंगा तो शायद बहुत से लोग तो यकीन भी नहीं करते, मैंने इब्न सफ़ी की पहली किताब, पहला नावल 5 साल की उम्र में पढ़ा था। तो आपको समझ में आ गया था 5 असल साल के में बाद? हकीकत में ये कहूँ कि नहीं आया था समझ। जो चीज़ मुझे पसंद आई थी उनकी लिखावट की, वो थी उनका माहौल। देखिए, आपको कहानी समझ भले से ना आए, लेकिन वो जो माहौल वो अपनी कहानी में तख्लीक करते थे, उस मंज़र नगारी। मंजर निगारी, वो जो जो उनके हालात और वाक़यात होते थे, वो आपको ज़रूर मुतासिर करते हैं। ठीक है, अब इस इतनी छोटी उम्र में, तो फिर मैंने वो हमारे मोहल्ले की लाइब्रेरी, उस ज़माने में आपको इल्म होगा जी, कि जी। वो चाराना लाइब्रेरियाँ हुआ जी। करती थी, तो मुझे इत्तेफाक से उस ज़माने में चाराना जेब खर्च मिलता था। तो मैं वो चाराने बजाय स्कूल में कैंटीन में सर्व करने के, मैं वो चाराना लाइब्रेरी में खर्च करता था। क्या बात है। और वो सारी मतलब किताबें मैंने उसी चाराना लाइब्रेरी से पढ़ कर, तो जब मैं ये पढ़ता रहा, उसके कुछ अर्से बाद होता है कि ट्रांजिशन होता है। जैसे बच्चों की किताब से मैं इब्न सफ़ी की किताबों पर आया, फिर उसके बाद कुछ मुझे जिस मुसन्निफ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, वो थे ए हमीद मरूम। मैंने उनकी किताबें पढ़ना शुरू की, और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर, अगर आप मेरे अफसाने पढ़ेंगी तो आपको अच्छा, अहमद इब्न सफ़ी, और हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत बड़े लोग थे, मैं तो उनके पाँव की खाक भी नहीं, लेकिन मैं उनको, अपने आप को उनके ग्रुप में इसलिए शामिल करता हूँ कि उनकी वही वही माहौल वाली बात। अहमद की किताबें आपको फूल, दरख्त, समंदर, जज़ायर, नारियल के दरख्त, मतलब वो आसपास की सारी जुज़ियात उनमें मौजूद होती हैं। वो चीज़ फिर मैंने वहाँ से कलेक्ट की। मैंने वो सब चीज़ें अपनी, जब मैं लिखता हूँ ना, लोग अक्सर यही कहते हैं कि आपके यहाँ जुज़ियात निगारी बहुत उरूज पे है। तो इसका मैं सारा क्रेडिट इन दो शख्सियात, इब्न सफ़ी मरहूम और ए हमीद मरहूम को देता हूँ, क्योंकि मैंने जब भी इन्हें पढ़ा, उसमें मुझे वो जुज़ियात निगारी नज़र आई। तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वो चीज़ मेरे यहाँ मौजूद है। तो ये पढ़ते पढ़ते मैं, हुआ ये कि ये अफसाना निगारी तो मैंने बहुत बाद में शुरू की है, लेकिन मैंने बहुत लिखना, बाद में कब? मैं बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ इस तरफ। मैंने लिखना शुरू किया उस ज़माने में, नौनिहाल तालीम और तरबियत और लाहौर से जुगनू आया करते थे, जी, तो बिल्कुल। वो भी मेरे घर में आते थे, मैं वो भी पढ़ता था। तो मुझ में भी था कि यार, ये जब दूसरे लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। तो मैंने बच्चों के लिए, जो बच्चों की छोटी मोटी, तो इत्तेफाक से 2-3 कहीं छप गई, तो उससे मेरा हौसला बढ़ गया। लेकिन हुआ ये कि आगे जाते जाते, जब अब मैं स्कूल में आया, तो वो चीज़ मजमून निगारी में तब्दील हो गई। मैं कहानियों से मजमून निगार बन गया। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा रुकते हैं। जी आपने कहा बचपन में मैंने कहानियाँ लिखी और वो कहानियाँ शाया भी हो जी गई। जी, तो कुछ हम चूंकि ज़ाती बातें कर रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने सुनने वालों को अपने साथ साथ लिए चल रहे हैं, जी जी। तो जब आपकी पहली पहली कहानी छपी, उस वक्त आपके क्या महसूसात थे? अच्छा, हाँ, बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया, और मेरे पास इसका बड़ा अच्छा जवाब है। मेरे एहसासात को तो आप छोड़ दें, जब मेरी पहली तहरीर जब छपी, तो मैं अपने वालिद साहब के पास लेकर गया, तो मुझे अच्छा, आज भी उनकी आंखों के अंदर, जो मुझे ऐसा लगा 1000 वोल्ट का बल्ब जल गया, क्या बात तो है। वो मुझे आज भी याद है। तो मेरे वालिद साहब इतने खुश हुए, मैंने जब उनको दिखाया कि देखें, ये मेरी कोई चीज़ छपी है, तो उनको यकीन नहीं आ रहा था, और उन्होंने देखा वाकई में मेरा नाम लिखा हुआ है। तो उनकी आंखों में जो चमक थी ना, तो आज भी मैं अपने ऐसे, फिर उसकी हुआ ये कि जाहिर बात है, मेरी कहानी थी, मुझे को खुशी तो होना ही थी, लेकिन उनकी खुशी देखकर मैं अपनी खुशी खुशी भूल दुगनी गया, हो और गई। मुझे हाँ। आज तक उनकी आंख की जो चमक है ना, वो मैं आज तक भूल नहीं पाया। तो मुझे आज भी, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरे यहाँ जब पहला अफसाना शाया हुआ, तो मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे, तो मुझे, और आज 3 किताबें आ गई हैं, तो अक्सर अफसोस होता है कि अगर आज मेरी वो किताबें देखते, तो उनकी आंखों की चमक क्या होती। जब उन्होंने एक रिसाले या अखबार जहाँ पर भी छपा था, मुझे याद नहीं है, जंग में या कहीं, तो वो थे कितना खुश हुए थे, तो अगर किताब देखते तो वो कितना खुश होते। तो चलिए, यहाँ पे आप अपनी तीनों किताबों के नाम भी बता जी दीजिए। हाँ, मेरी पहली किताब का नाम है बाटी गेट का रॉबिन घोष, जो 2015 में शाया हुई थी। उसके बाद मेरी अगली जो किताब है, उसका नाम है बेचैन शेर की पुरसुकून लड़की, ये शाया हुई थी 2018
में, और उसके बाद मेरी आखिरी किताब 2019 में शाया हुई जिसका उन्वान है ख्वाबों के बंद दरवाजे। तो अब तक मेरी 3 किताबें शाया हो चुकी हैं। मैं चौथी पे काम कर रहा हूँ, एक नॉवेल लिख रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि बहुत पहले नॉवेल मुकम्मल हो चुका होता, तकरीबन साल हुए, मैंने 100 सफ़ात तो लिख लिए हैं, पूरा खाका जो कहानी है वो सब मेरे जहन में। अब बात यह है कि जैसा कि आपने पहले कहा कि पाकिस्तान से अमेरिका गए हुए अफसाना निगार, तो अमेरिका की जो लाइफ है वो पाकिस्तान की लाइफ से कदरे मुख्तलिफ है। वहाँ की ज़िंदगी तो इंसान को एक इसकी मसरूफियात निगल लेती है। तो ये सब, और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर जो जो लिखने वाला है शायद मेरी बात से इत्तफाक करेगा कि ये लिखने का जो काम है ना, ये यकसोई का काम है। बिल्कुल बचा फरमा रहे हैं। तो उसके लिए जो यकसोई दरकार थी नावल के लिए, वो मुझे मिल नहीं पा रही। तो मैंने उस नावल को 100 सफ़े लिखने के बाद आगे मज़ीद नहीं बढ़ाया। मैं उस वक्त के इंतज़ार में हूँ कि जब मुझे यकसोई मिलेगी तो मैं धीरे धीरे उसको मुकम्मल कर दूँगा। मेरा इरादा ये है कि मैं अगले साल तक मैं उसको मुकम्मल कर दूँ। उसका उन्वान मैंने रखा है ख्वाबों में जागा हुआ इंसान, ख्वाबों में जागा हुआ शख्स। अच्छा, आपने पहली किताब का नाम बताया भाटी गेट का रोबिन घोष। ये नाम थोड़ा अनयूजुअल सा है, तो ये इसकी तहरीक कैसे मिली आपको? अब बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, एक होती है आवर्द और एक होती है आमद। ठीक है, समझे ना? तो एक रोज मैं ये बिल्कुल आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से मैं बैठा हुआ था, एकदम से मेरे जहन में एक नाम आया, भाटी गेट का रोबिन घोष। मैंने सोचा ये क्या है, तो मैं इस पर सोचता रहा, तो मुझे ऐसा लगा ये मुझे किसी किरदार का नाम है ये मेरे, भाटी गेट का रोबिन घोष। फिर उसके ऊपर मैं कहानी बुनता गया वो जहन के अंदर। फिर एक दिन वो खाका तैयार हो गया और मैंने लिख दिया। और मेरी सबसे ज़ाती तौर पर पसंदीदा तरीन जो मेरा अफसाना है वो यही है, भाटी गेट का रोबिन जी घोष। हाँ। सब मेरा अपना ज़ाती, तो अगर मुझसे कोई पूछता है, जैसे आपके कहते हैं ना 4 बच्चे तो पसंदीदा, बच्चे तो सारे ही पसंदीदा होते हैं, लेकिन एक आपका फेवरेट होता है। बिल्कुल सही तो कह बस रहे ये मेरा फेवरेट बच्चा है। हैं। अच्छा, हम आपके अफसाने जब देखते हैं तो उसमें कहानी पूरी कदोकामत के साथ और एक जम के खड़ी हुई कहानी नज़र आती है कि पहले इब्तदाइया है, फिर वो कहानी बढ़ती जाती है, अपने ओज पर पहुंचती है, फिर उसका डिक्लाइन है, फिर उसका इख्तितामिया है। जबकि अफसाना तो फसू का नाम है, और आपकी कहानी अफसाने में इतनी ज़्यादा है कि वो अफसाने को निगल के कहानी का रूप दे देती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर इसमें 2 सवाल आते हैं आपके। अगर इस सवाल को मैं ये ले लूँ कि कहानी और अफसाने में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है? कहानी और अफसाने में बुनियादी तौर पर फ़र्क नहीं बताएंगे आप, अपनी तहरीर का मवाज़। मैं उसी हवाले से मैं आना चाह रहा हूँ ना। देखिए, कहानी वो होती है जिसका इख्तिताम ये होता है फिर वो हंसी खुशी रहने लगे। मे बी मतलब या मोस्ट तो ऑफ द कहानियां हाँ, यही होती है, या तो हंसी खुशी रहने लगे या फिर वो जिंदगी आंख खत्म में हो आंसू थे, अब बस ठीक ठीक है, है तो जी। कहानी खत्म हो। अलमिया या तरबिया। अफसाने में ये फ़र्क होता है कि मुसन्निफ एक इसको, वो जो साहिर लुधियानवी ने कितना एक खूबसूरत बात कही कि मुझे सही से वो शेर याद नहीं आ रहा है, अलबत्ता उसका जिस कुछ अफसाने का अंजाम ना हो मुमकिन उसको खूबसूरत मोड़ मोड़ देके दे के छोड़ दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अफसाने का अंजाम मुमकिन नहीं, लेकिन अमूमन किया ये जाता है कि अफसाने को एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ दिया जाता है ताकि कारी उस मोड़ के बाद अपनी जो जहन की अपने जहन के तख़यलात से उस कहानी को मज़ीद आगे ले जाए। ये फ़र्क है कहानी। तो अब मेरे अफसानों में, अच्छा, सबसे पहली बात आपके सवाल का जवाब, कहानी क्यों इतने ज़ोरों पर होती है? जी, देखिए, मैं बुनियादी तौर पर कहानी का आदमी हूँ, मुझे कहानी हॉन्ट करती है। बेहतर, देखिए, कहानी के बगैर, चले कहानी क्या है इस पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। कहानी मेरी राय में इंसान के जिस्म में जो खून है ना, अगर मैं किसी के जिस्म से खून निचोड़ लूं तो फिर वो इंसान खत्म हो पूरा जाएगा। जिस्म है, नहीं, खत्म हो सब कुछ, लेकिन बचेगा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मेरी नज़र में अफसाने में से कहानी अगर आप हटा दें तो फिर क्या बचा? लफाजी। अफसाना और अगर लफाजी आप का नाम नहीं है। इसको फिर अलामती और इस्ताराती जी हाँ, और जी हाँ, जी हाँ, उसमें भी तजरीदी अफसाने, वो एक अलग वो है। देखें, सबसे पहले जब मैं अपनी बात कर लूं, क्योंकि मैंने लिखी अलामती और इस्तियाराती का, ऐसा नहीं लिखी, पर मेरी कहानी अमूमन इस्तियाराती और अलामती नहीं होती है। वो क्यों? देखिए, मैं एक
होता ही है कि मेरी तकरीबन तमाम कहानियां हैं, जैसे एक मैं बड़ी आपको समझाने के लिए तेजी से एक मिसाल दे देता हूँ। एक खला में मेरा एक अफसाना है जो बहुत पसंद किया गया, और इतना इस कदर पसंद किया गया कि मैंने एक असल में ये एक फेसबुक के जो एक अदबी निशस्त के लिए मैंने लिखा था, वहाँ से हिंदुस्तान के एक बड़े मारूफ अदबी जरीदे सालिस के मुदीर ने उसे पढ़ा और मुझसे बाकायदा इजाज़त ली, और आज़ाद इकबाल साहब। उन्होंने मुझे पूछ कर उन्होंने वहाँ से शाये किया, और मुझे हिंदुस्तान से उस अफसाने की तारीफ़ के बहुत सारे तबसरे इनबॉक्स मौसूल हुए। लोगों ने मेरे कई जो फोरम्स है जिस पर मैं होता हूँ वहाँ मुझे उसकी बड़ी मिली। तो मैं ये कहना वो कहानी कैसे तख्लीक हुई, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर, मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो काफ़ी बेहतर है। क्योंकि देखें, आप लिखते हैं, आपका अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है आप नहीं लिख सकते। अच्छा, ऑब्जर्वेशन पावर इस वजह से तो नहीं है कि आपने कुछ अरसा पाकिस्तान में गुजारा, फिर आप बैरून ममालिक चले गए, फिर आपकी किताबों से दोस्ती बहुत रही। जी हाँ, अभी है। तो मैं उस तरफ आ रहा था, तो मैंने किरदार देखा। एक खातून थी, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ आपको। मैंने देखा एक खातून है, आप यकीन करें कि वो इतनी फरबा खातून थी, अगर मुझ जैसे 3 अगर खड़े हों तो वो छुप जाएं उसके पीछे। तो मैं एक दुकान में था और वो उस दुकान में वो भी खड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ दिखाओ। तो इत्तेफाक की बात है, इंसान, हालांकि मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि दूसरों की बातों पर ध्यान दूँ, लेकिन कभी कभी ध्यान चला जाता है आपका। तो उसने वहाँ से वो चीज़ ली और अपने हाथ में, वो अंगूठी थी, और अंगूठी अपने हाथ में लेके पहनी। तो वो उछलने लगी एकदम से, और उसने ज़ोर से अंग्रेज़ी में कहा, ओह माय गॉड हाउ ब्यूटीफुल आई एम लुकिंग नाउ। तो मैं सोचने लग गया कि ये एक छोटी सी अंगूठी में ऐसी क्या करामत थी कि उसने ना अपनी फरमाई। अच्छा, वो दूसरी बात ये थी कि उलझे हुए बाल, मुझे ऐसा होता नहीं है मोमन, उलझे हुए बाल, ऐसा लग रहा था कि वो 2-4 रोज से नहाई नहीं हुई हैं। तो मैंने कहा ये ऐसी क्या बात हो गई, इन्हें अपनी कोई प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रहे हैं और ये उनको अपनी अंगूठी में खूबसूरती। 6 महीने तक ये सवाल मेरे जहन में गूंजता रहा। एक रोज़ रात को मैं अपने जॉब से ड्राइव करता हुआ घर जा रहा था, एक लफ्ज़ उतरा मेरे जहन में, खला, और मुझे उस सवाल का जवाब भी मिल गया। और वो सारा, अगर आप भी पढ़ना चाहें तो वो मेरे अफसानी मजमू में मौजूद है, उसमें आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि उसने अपने आप को क्यों खूबसूरत महसूस किया। मेरे सुनने वालों को कुछ बता दीजिए। तो असल में वो कहानी, ये कहानी देखें, ये अफसाना है, ये कोई मजमून नहीं है कि मैं, बहरहाल वो जो मेरी कहानी है उसमें ये इस वाक़े का जिक्र नहीं है, लेकिन वो कहानी वहाँ से ही शुरू होती है कि एक खातून है, वो एक ज्वेलरी स्टोर में दाखिल होती हैं और वो एक सेल्स पर्सन है, उसको कहती है, वो बड़ी मगरूर किस्म की खातून होती है, और वो उनसे मुझे ये दिखाओ वो दिखाओ, और पीछे पीछे उसका शौहर मासूम सा वो कोने में जाकर बैठ जाता है, उसकी भी बेइज्जती कर रही होती है, उसकी भी सेल्स पर्सन की भी बेइज्जती कर रही होती है और उछल रही होती है कि भाई मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ इस चीज़ में। ये अपने रवैये की बदसूरती इनको नज़र नहीं आ रही होती। दरअसल हर इंसान के अंदर एक खला होता है जिसे वो पूर्व करता है इन दुनियावी चीज़ों से। उसे खुद पता है कि मेरे अंदर ये कमी है, उस कमी को वो कभी अच्छे कपड़ों से छुपाता है, कभी अच्छे परफ्यूम से छुपाता है, कभी अच्छी ज्वेलरी से छुपाता है। तो ये वो खला है। तो मैंने अर्ज किया ना, 6 महीने तक वो मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। वो मेरे पास आमद के सिलसिले हैं, मुझे हर अफसाना कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आमद होती है। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार आमद होती है, वो एक ख्याल की आमद होती है, फिर उसके बाद कहानी बुनना आपका काम है। अच्छा, आपके अफसानों में जो मुझे ज़ाती तौर पर एक कमी महसूस हुई, बहुत माजरत के साथ, नहीं, मुझे पता है आप क्या कहने वाली हैं, रोमांस, जमालियात का, कि रोमांसिज्म और जमालियात का एक कमी सी महसूस होती है, क्योंकि हम जब ज़िंदगी के सारे रवैयों की बात करते हैं तो उसमें एक रवैया चाहत का भी है, और ये भी खूबसूरत रंग है, लेकिन आपने इस रंग को कहीं बरता नहीं। ऐसा नहीं है, आपने मेरी सारी तहरीरें नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। कुछ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसी वजह से वो दब गई हैं दूसरी कहानियों के बीच में। लेकिन 2-3 मैं आपको एक मिसाल भी दे दूँ। एक है, मेरी कहानी पढ़िएगा, सेल्फ मेड, वो अफसाना ही, जी मैंने पढ़ी, उसमें रंग मिलेगा आपको, आलमी अफसाना फोरम में ही। जी हाँ, उसमें आपको रंग मिलेगा। अब मैं आता हूँ किसकी वजह के की तरफ। देखें, 2 बातें, रोमांस पे इतना लिखा जा रहा है, और मेरा जो रुझान है ना वो जिंदगी के हकाइक की तरफ है। क्या बात है। आपने देखा होगा मेरे अफसाने, अगर पढ़े हैं आपने। जी। तो मैंने जो देखे, मैंने पाकिस्तान में, मैं 31 बरस का था तब मैं पाकिस्तान छोड़ के गया हूँ। आज मैं 53 बरस मेरी उम्र है।
जिंदगी के 22 बरस मैंने अमेरिका में गुजारे और जिंदगी के 31 बरस मैंने पाकिस्तान में गुजारे। तो आप सोच सकते हो, कुछ अर्सा मैंने लंदन में भी गुजारा है। तो आप अंदाजा कर सकती हैं कि जब आप इतनी सकाफतों में रहेंगे, दिल आपका पाकिस्तान में है, जिस्म आपका वहाँ मगरिब में है, आप सोचने वाले इंसान हैं, आप गौर करने वाले इंसान हैं, तो फिर आपको ज़िंदगी के हक़ाइक़ समझ में आने लगते हैं। जैसे होता यूँ है कि रोमांस भी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है। मैं हो सकता कोई सुनने वाला या मेरा पढ़ने वाला कहेगा, हो सकता है ये साहब अब इस उम्र से गुजर चुके हैं। देखिए, रोमांस की कोई उम्र नहीं होती है। मैं ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि मैं एक बहुत ही रोमांटिक इंसान हूँ। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आप रोमांटिक हों तो आपकी तहरीरें भी रोमांटिक हों? मैं ये नहीं समझता। नहीं, बात यह है कि अमीन सदरुद्दीन बयानी को हम लोग एक अफसाना निगार की हैसियत से पढ़ते हैं और एक पसंदीदा अफसाना निगार की हैसियत से। तो जब हम अपने पसंदीदा अफसाना निगार को देखते हैं और उससे कोई रंग छूट जाता है तो हमारी ख्वाहिश होती है कि पढ़ने वालों की कि अगर अमीन सदरुद्दीन बयानी ने इस पर कलम उठाया होता तो क्या तख्लीक करते। तो अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ। देखिए, पता नहीं कोई होगा जो ये कहता होगा कि मैंने सब लिख लिया। मैं तो ये समझता हूँ मैंने अभी कुछ लिखा ही नहीं है। कितनी प्यारी बात। तो जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी बहुत कुछ, अभी सितारों से जहाँ और भी हैं, है ना, तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने नहीं लिखे तो मैं आगे नहीं लिखूंगा। बात यह है कि मेरे सामने जो मौज़ूआत में मुझे जो मौज़ूआत चले यूँ कह लें परेशान करते हैं, जिनकी तरफ मैं सोचता हूँ, जिनकी तरफ मैं ध्यान, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक अफसाना है, अगर आपने पढ़ा हो, मासी बेबरकतें। हमारे माशरे में हर दूसरे घर में एक ऐसी मासी बेबरकतें आपको काम करती हुई नजर आएगी। अच्छा, हमारे यहाँ कहते हैं, एक बड़ी बात मुझे अजीब सी लगती है, ये जो जिसको उर्दू में वो ये कहते हैं कि और हुकूक निस्वा के लिए लिखने वाले लोग हैं। मैंने आज तक ये नहीं देखा। देखिए, हुकूक निस्वा क्या, अमूमन मैंने जिनको ये दावे करते हुए सुना है, उनके अफसाने या तहरीरें पढ़े, वो ये कहते हैं कि भाई मर्द से हुकूक हासिल करें, मर्द आपको नीचा ना दिखाए। ठीक है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। मर्द और औरत दोनों माशरे की यकसा काइयाँ हैं और उन दोनों हुकूक बराबर हैं। मेरी ज़ाती राय में हुकूक नस्वा ये नहीं है। वो जो औरत, आपको पता है, मैंने तहकीक, जब मैं वो अफसाना लिख रहा था तो मैंने तहकीक की, तो मैंने जाना कि कराची के अंदर मैंने ये तक जाना कि कई औरतें टायर पंचर का काम करती हैं। आप अंदाजा कर सकती हैं, औरत टायर पंचर कर रही है कराची की सड़कों पर। जी। आपने कभी कोई अफसाना पढ़ा उस पर? नहीं। कहाँ है हुकूक नस्वा? सिर्फ औरतों को यह कह देना कि तुम अपने हस्बैंड से झगड़ा करो और बराबर के हुकूक मांगो, ठीक है। लेकिन ये औरत कहाँ गई जो टायर पंचर लगाकर अपने घर का पेट पाल रही है क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं है, उसके सर पे कोई, और वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो कहाँ है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। तो मैंने सोचा कि अब उसमें मैं नहीं समझता कि मैं इस पे लिखूं, ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस। मैं चाहता हूं मैं उस टायर पे पंचर लगाने वाली औरत का अफसाना लिखूं। तो यकीन करें, मैंने शुरू उससे किया था, लेकिन मैं ये मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, और लिखा गया मुझसे मासी बेबरकतें। ये मेरे जहन ने मुझसे लिखवा दिया। हालांकि मेरे जहन में किरदार वो था जिस पर मैंने अभी तक अफसाना नहीं लिखा। मेरा वो अफसाना उधार है उस औरत पर जो टायर पर पंचर लगाती है। लेकिन ये भी, अच्छा, अगर आप ये अफसाना पढ़ें, वो भी एक मजलूम औरत है जो एक घर में काम कर रही है, लोगों की बातें सुन रही है, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाकर पाला पोसा और उसको अमेरिका भेज के डॉक्टर बनाया उसने। और हमारे माशरे में ऐसा नहीं, ये कोई कहेगा ऐसा कैसे मुमकिन है, एक घर काम करने वाली ने अमेरिका डॉक्टर कैसे भेज? सब मुमकिन है, इसी माशरे में सब होता है, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। देखिए, लोग कह सकते हैं कि आप तो 22 साल से अमेरिका में, बखुदा मैं 22 साल से अमेरिका में हूँ, लेकिन मेरा जिस्म अमेरिका में, पर मेरा दिल पाकिस्तान में ही है। तो मैं ये सब उसी तरह से जानता हूँ जिस तरह से एक पाकिस्तानी जान सकता है, कराची में रहने वाला जान सकता है, या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रहे। आप मेरे जितने अफसाने पढ़ लें, मैं आपको एक और अफसाने का बहुत जल्दी से, मेरा एक अफसाना है गुड़ की डली, जी हाँ, जो मेरा बेपनाह मकबूल अफसाना है, जिस पर हमारे, बल्कि इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जब तारीखदान तारीख लिखेगा अफसाने की और इन अफसानों का जिक्र ना करे गुड़ की डली का, तो वो तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। अंदाजा करें कि मैं रहता हूँ अमेरिका में, और वो एक सुबह सरद का एक बूढ़ा चौकीदार है जो कराची के अंदर
चौकीदारी करता है, उस पर मैं अफसाना लिख रहा हूँ। अक्सर लोग मुझसे, चले इस पे एक और बात याद है, अक्सर लोग मुझसे फरमाइश ये की जाती है कि आपको पाकिस्तान के हवाले से अफसाना नहीं लिखना चाहिए, आपको अमरीकी, क्योंकि आप अमरीका में रहते तो अमरीकी माशरे के हवाले से अफसाना लिख। पर मैं उनको ये जवाब देता हूँ, ठीक है मैं वो भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं वहाँ जो मेरा ऑब्जर्वेशन पावर पाकिस्तान के लिए है तो उतना ही अमेरिका के लिए भी है, बट मेरा दिल मुझे पाकिस्तानी मसला, क्योंकि मेरी जड़ पाकिस्तान में है, आपकी रूट्स यहाँ, मेरी रूट्स यहाँ है, मेरा दिल, मेरी मोहब्बत, मेरा आपकी बुनियाद है ये। तो मेरा दिल मुझे कहता है कि नहीं मैं पहले यहाँ के लिए लिखूंगा, फिर मेरा जब मुझे एहसास होगा। लेकिन मसला है कि मसाइल और बातें इतनी है कि मैं अगर जिंदगी भर रोजाना एक अफसाना लिखूं तो भी हमारे मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ मैं अपने सुनने वालों के एक बार फिर आपके बारे में ये बता दूं कि आपके अफसानों की 3 किताबें आ चुकी हैं और उसके ऊपर एमफिल के मकाले तक लिखे गए हैं। और हम सोच सकते हैं कि जो आपने अपने बचपन की बात बताई कि वालिद साहब एक कहानी के छपने पर इतने खुश हुए कि उनकी आंखों की चमक आज तक आपकी रहनुमाई कर रही है। अगर आज वो होते और आपकी किताबों पे मकाले देखते एमफिल के, तो उनकी खुशी की क्या इंतहा होती। जी बस मुझे इसी का अफसोस है बहुत। नहीं, आप लिखते रहिए। और हम लोगों का तो ईमान है ना कि हमारे जाने वाले तारों की शक्ल में आसमान पर बैठे हुए हम लोगों को देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि अभी आपने अपनी गुफ्तगू में ही कहा कि मैं अमेरिका में हूँ पिछले 22 साल से, तो अमेरिका में भी आपको उर्दू अदब पढ़ने के मौके मैसर आते होंगे, बल्कि आप ज़्यादा दिलजमी से पढ़ते होंगे। बहुत सी ममालिक के, पाकिस्तान में मैसर नहीं है कुतब, लेकिन वहाँ पे आसानी से मिल जाती होंगी। तो आप के सामने क्या मवाजना आता है कि दुनिया में कैसा अदब लिखा जा रहा है और पाकिस्तान का लिखने वाला कैसा लिख रहा है? अब बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं चाह रहा था कि मुझसे ऐसा कोई सवाल पूछा जाए। इस सवाल के जवाब को बहुत आसान बनाने के लिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। बिल्कुल दीजिए। आप पाकिस्तानी फिल्मों और हॉलीवुड की फिल्मों का जायजा ले लें, उनके मौज़ूआत खला, साइंस फिक्शन और हमारे तलाक, सास बहू का ड्रामा देख लें, जी। सास बहू का झगड़ा, हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। माशरती मसाइल, इसकी वजह है, देखिए वो माशरा इन तमाम मसाइल से बाहर आ गया है। तो ज़ाहिर बात है अगर हमारे माशरे में ड्रामा बनेगा, फिल्म बनेगी, अफसाना लिखा जाएगा, नावल लिखा जाएगा, वो उसी हवाले से लिखा जाएगा। आप अपने मसाइल से बाहर निकल के कैसे सोच सकते हैं? बहुत खूबसूरत तज्ज़िया आपका। तो बात ये है, अगर वो अब आ जाए आपके सवाल की तरफ कि अगर उनका अफसाना और नावल मुख्तलिफ है तो क्यों है? इसलिए कि उन्होंने अपने बुनियादी मसाइल को शिकस्त दे दी है। मैं यहाँ की मिसाल दे देता हूँ। अगर एक आदमी अपना घर ले लेगा, रोटी कपड़ा मकान का मसला हल कर देगा, बच्चों की शादी, तो अब वो आगे की सोचेगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो लोग आगे की सोच रहे हैं। वो अब चांद पे जाने के बाद मरीख पे जाने की सोच रहे हैं, वहाँ कॉलोनियाँ बसाने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनका अपना तो मसला हल हो चुका कि ज़मीन पर तो हमने अपने मसाइल हल कर लिए। अब हम अपनी फ्यूचर, अपनी मुस्तकबिल की नस्ल, अगर कल यहाँ जैसे कि आजकल मौसमी तग़य्युरात की बात होती है, मौसमी तब्दीलियों की बात हो रही है, अगर कल हमारी ज़मीन पे कोई मसला होता तो वो ये काम कर रहे हैं कि हम अपनी अगली नस्ल को वहाँ मुंतकिल कर दें ताकि हमारी नस्ल चलती रहे। हम तो यहीं के मसले हल नहीं कर सके, हम तो अपनी सड़कें ठीक नहीं कर सके आज तक। तो हमारा अफसाना, हमारा नावल तो वहीं रहेगा ना। अगर हम ये तवक्को करने, और मैं आपको बताऊँ ईमानदारी की बात, हमसे तवक्को, अगर बतौर मुसन्निफ मुझसे तवक्को की जाए, बतौर पाकिस्तानी मुसन्निफ, एक लम्हे के लिए भूल जाए मैं अमेरिका में रहता हूँ, मुसन्निफ तो मैं पाकिस्तानी हूँ ना, लिखता उर्दू में हूँ, लिखने वाला पाकिस्तानी उर्दू में लिखता है और पढ़ने वाले पाकिस्तानी उर्दू में पढ़ते हैं। तो मेरा ताल्लुक तो इसी मुल्क से हुआ ना, तो इन्हीं मसाइल से हुआ ना मेरा ताल्लुक। तो अब मुझसे कोई तवक्को करे कि मैं स्पेसशिप की कहानियाँ लिखूँ, मरीख पे बसी कॉलोनी की कहानी लिखूँ, शायद मुमकिन नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं उस मसले से हो सकता है मैं ज़ाती तौर पर इन मसाइल से बाहर आ गया हूँ, लेकिन मेरे इज्तिमाई तौर पर जिस कौम का मैं हिस्सा हूँ, जिस कौम को मैं अपना हिस्सा, हो सकता है लोग समझते हैं यार ये बात कर रहा है कि 22 साल से बाहर बैठा हुआ है तो ये बात कर रहा है, फिर भी हकीकत ये है कि 22 सालों के 2200 साल, जब अगर आप अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं ना, तो वो आपकी सोच बदल नहीं सकती।
अच्छा अमीन साहब, गुफ्तगू होते होते अब इस जगह पर आ गई है कि जी, जी, जी। मैं आपसे ये सवाल कर सकती हूँ जी, कि जी। मसला उस वक्त तक मसला रहता है जब तक हमें मालूम नहीं होता। बिल्कुल, आपने अपनी तज्ज़िये से बता दिया कि हाँ, जो हमारा मुसन्निफ़ है वो इसलिए यूं नहीं लिख रहा, खला की बातें नहीं कर रहा, स्पेस की बातें नहीं कर रहा, साइंस फिक्शन की बातें नहीं कर रहा, वो अभी तक अपने समाजी और माशरती मसाइल में फंसा हुआ है। बिल्कुल। आप बहैसियत मुसन्निफ़ इसका क्या हल पेश करना चाहते इसका हल, बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये तो इससे भी अच्छा सवाल है। हल उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक आप मुसन्निफ़ को उसका हक नहीं देंगे। देखें, अमेरिका में एक मुसन्निफ़ जब किताब लिखता है और पब्लिशर उसकी किताब को ओके कर देता है, अमूमन उस मुसन्निफ़ को इतना मिल जाता है कि साल भर की उसकी छुट्टी हो जाती है, और अगर कहीं किताब बेस्ट सेलर बन गई, तो आप समझें कि उसकी ज़िंदगी सँवर गई। क्या ये हमारे यहाँ मुमकिन हुआ है अब तक? यहाँ तो यह हाल है कि आप तो जानती हैं, आप तो इस फील्ड से वाकिफ़ हैं, किताब छपवाने के पैसे देने पड़ते हैं। हैं? ऐसा ही है। तो फिर आप कैसे, देखें, बात ये है कि अगर आप किसी से अच्छा काम लेना चाहते हैं ना, तो उसको अच्छा मुआवजा भी दें। अगर किसी को, अगर आपने एक अच्छा घर बनवाना है और आप कहें भाई मुफ्त में बना दो, या मुझे पैसे दो और घर बना दो, ये तो मुमकिन नहीं है ना। और यहाँ यही हो रहा है। देखिए, जो मुसन्निफ होता है ना, वो असल में घर ही बना रहा है, तस्वुराती घर, आपके जहन में एक ऐसा घर तामीर कर रहा है जो आपने देखा भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप किताब पढ़ती हैं आपके जहन में तामीर हो जाता है। और उससे कहा यह जा रहा है कि अब ये मवाद तो आपने लिख लिया, खून पसीना आपने खून पानी की तरह जलाया, खून को आपने अपने कलम में डाला और उस स्याही से आपने लिखा, अब आप इसके पैसे दें ताकि आपके कार्य तक। तो किरदार अदीब का किरदार अगर आपको मजबूत बनाना है ना, तो सबसे पहले अदीब को, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका की तरह उसको साल की छुट्टी दे दें, उसको बेस्ट सेलर को उसको ज़िंदगी भर की छुट्टी दे दें, उसके हक का कुछ तो उसको दें ताकि उसके दिल में, देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अक्सर आपने कोई काम किया, आपको अच्छा मेहनताना मिला, अगली बार आपको काम करने का और अच्छा दिल होता है कि मैं ये मुझे इतना अच्छा, तो मैं इससे अच्छा काम करूँ। फिर आपको होता है अरे अब मैं इससे भी अच्छा काम करूँ। जब आपको कुछ मिलेगा, आप अरे मैं क्यों करूँ ये काम, मैं क्यों करूँ ये काम, तो फिर हम अच्छे अदब की तवक्को क्यों कर रहे हैं? मुझे तो इस माशरे से शिकायत ये है कि माशरा देना कुछ नहीं चाह रहा अदीब को, मांगता सब कुछ है। चलिए हम चूंकि ये अदबी महफिल है जी, एक तरह से, और जी, जी। हमें बात करनी है अफसाने पर, जी, हम फिर बिल्कुल। वापस आपके अफसाने की तरफ आते हैं। बिल्कुल। और आप हमें एक हल्का फुल्का सा सवाल इस गुफ्तगू को इस तरफ लाने के लिए कि बिल्कुल। आपका अपना पसंदीदा अफसाना कौन सा है? देखिए, मैंने अर्ज़ किया मेरे 2-3 पसंदीदा अफ़साने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा अफ़साना मेरा भाटी गेट का रॉबिन घोष है, फिर ये मासी बेबरकतें हो गया, और एक है मामू मियाँ का मामू घर, मियाँ का घर। घराना। तो वो मेरे पसंद, क्योंकि ये सारे जो किरदार हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। ये बज़ाहिर लगते होंगे कि मैंने तख्लीक किए मैंने, ऑफ कोर्स मिनोइन तो कोई भी नहीं लिखता, लेकिन ये माशरे में मैंने होता देखा है, उसी को मैंने अफसाने का रूप दिया है। इसी वजह से ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है, तो अब आप हमारे नए लिखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? लेकिन उनके बिल्कुल लिए कोई इब्तिदा में पैगाम? मैंने एक बात कही थी, लिखने से पहले पढ़ना। हमारे यहाँ मैंने एक बात नोट की है, और बड़ी माजरत के साथ मैं उसकी वजह भी बताऊंगा। आप पढ़े नए लिखने वालों का जो मतन होता है ना, आपको हैरत होगी कि जैसे अभी अक्सर, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या ना कहना चाहिए, जो देखिए, बातचीत की ज़बान अलग होती है, लिटरेरी लैंग्वेज इज़ ए डिफरेंट थिंग। डिफरेंट। वो एक दूसरी चीज़ होती है। जब आप लिखते हैं ना, देखिए, दो बातें होती है, एक अफसाना या नावल, दो बुनियादी चीज़ें होती है, एक होता है मकालमा, एक होता है बयानिया। देखिए, बयानिया जो होता है ना, वो खालिसतन अदबी चीज़ है। मकालमा, अब मैंने वहाँ पर गधा गाड़ी चलाने वाले को अगर मैं डिफेंस की लैंग्वेज में नहीं बुलवा सकता नहीं उसे, बुलवा सकते। वहाँ तो बिल्कुल जायज़ है। बयानिया जो होता है ना, वो मुसन्निफ की कारकर्दगी को जांचने का पैमाना है।
क्या बात। अगर आपका बयानिया ठीक नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि आप अभी लिखने के लिए तैयार नहीं है। और अमूमन वही मैं कह रहा था माजरत के साथ, अगर आप देखें आजकल का जो बयानिया आ रहा है ना, मकालमा तो हर कोई लिख लेता है क्योंकि जहन में होता है कि और ये आम सी बात है, इसके लिए कोई पीएचडी नहीं करनी है कि अगर आपने गरीब आदमी दिखाया तो वो डिफेंस का मुकालमा नहीं बोलेगा, और डिफेंस का आदमी है तो वो, ये तो एक कोई बहुत बड़ी तीर मारने वाली बात नहीं है। ठीक है। तीर मारने वाली बात यह है कि आपका जो बयान है, जो कहानी को बयान कर रहा है, अगर वो दुरुस्त नहीं है और वो अदबी ज़बान में नहीं है, बल्कि अदबी ज़बान भी वो ऐसा नहीं है कि कोई आपको वही कोई कोई दकीक अल्फाज इस्तेमाल करने हो कि जिसको डिक्शनरी कहते हैं देखनी पड़ेगी। सलीस उर्दू, अगर आप सलीस उर्दू में नहीं लिख सकते ना, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि बयानिए में लोग आधे आधे अंग्रेजी के जुमले डाल रहे हैं। बयानिए में अंग्रेजी का जुमला कहाँ से आएगा? वो तो मुकालमे में आ सकता है कि अगर मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ और मैंने एक मैंने एक किरदार तख्लीक किया, हाँ वो अंग्रेजी का प्रोफेसर है, वो बोल सकता है बीच बीच में, क्योंकि वो तो अंग्रेजी का प्रोफेसर है, उसके तो लाख शुरू में अंग्रेजी फंसी हुई है। बयानिए में कहाँ से अंग्रेजी आ गई? तो ये सब। और दूसरी बात आपने अमूमन हमारे यहाँ लोग पढ़ते नहीं हैं, उनका मेन सोर्स पता है क्या है? हिंदुस्तानी फिल्में। वो फिल्में देखते हैं, बयानिया पढ़ेंगे, आप उसी से पकड़ लेंगे कि इनका मुताल्ला कितना है और उन्होंने फिल्में देखकर लिखना सीखा है। बयानिया आपको बता देगा कि कौन, अगर आप, मैं सब सुनने वालों को एक छोटा सा एक बैरोमीटर दे रहा हूँ, अगर आपने जांचना है कि आप जिस मुसन्निफ को पढ़ रहे हैं वो कितने पानी में, आप उसका बयानिया देख लें। अगर उसका बयानिया सलीस उर्दू में है, रवानी है उसके अंदर, अगर वो आपको हिंदुस्तानी फिल्मों के मकालमे सुनाई दे रहे हैं उसके अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि उसका ज़ाती मुताल्ला कितना है। तो ये सिलसिला है। अच्छा, पढ़ने के लिए अब आपने दो मुसन्नफीन का अपनी ज़ात तक महदूद रखा कि इब्न सफ़ी और ए हमीद, और अगर हम इनसे मज़ीद पढ़े जाते हैं तो फिर आपने किसे पढ़ा? मैंने सबको ही पढ़ा है, मंटो, कृष्ण चंद्र, मुंशी प्रेमचंद। देखिए बात ये है कि दो को पढ़ कर तो कुछ भी नहीं होगा ना, दो से हो सकता है आप मुतासिर होंगे, लेकिन आप 50 पढ़ेंगे तो दो से मुतासिर होंगे। दो से पढ़ के अगर आप मुतासिर होंगे तो आगे क्या है फिर? तो मैंने कोशिश की है मेरे ज़माने तालिब इल्मी में, और अब भी मेरे घर में सारे जितने भी बड़े हैं, मैं उनको रिपीट करता रहता हूँ, हर एक आध 2 साल बाद दोबारा पढ़ लिया तो एक तो रिफ़्रेश हो जाता है, और क्योंकि फिर हम भी लिख रहे होते हैं ना। तो बल्कि मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ तो कोई दरसगाह नहीं कि जो आपको अफसाना लिखना सिखा दे कि भाई आप यूँ करें। हाँ, आजकल नेट की सहूलत अवेलेबल है, उसमें बहुत सहूलत है कि अफसाना वो आपको बुनियाद बता सकते हैं, अफसाने की रूह आपके अंदर नहीं डाल सकते। और अफसाने की रूह आपके पास आएगी आपके मुताल्ले से, और वो भी ये जो बड़े नाम हैं, जैसे बतौर ख़ास जो बड़े नाम हैं, मंटो हो गया, पढ़े उसको, कृष्ण चंद्र को पढ़े, मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल, ये सब सारे नाम हैं। ये अगर आप नहीं पढ़ेंगे और आप ये उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छा अफसाना लिख सकते हैं, तो ये नामुमकिन सी बात है। फिर आजकल नए लिखने वालों में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और ख़ास तौर पर उन्होंने आते ही, एक ज़माना ये था कि हमें ये नहीं पता चलता था कि नए लिखने वाले कौन है, लेकिन इस फेसबुक ने हमें इतनी, या इंटरनेट ने इतनी सहूलत दे दी है, इतने फोरम्स खुल गए जा बजा, तो नए लिखने वाले सामने आ रहे हैं। तो जहाँ पुराने को पढ़ रहे हैं, नए को भी पढ़ें, ताकि आपको एक तकाबुली जायज़ा रहेगा आपके पास। तो ये बहुत ज़रूरी है। नए लिखने वाले भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अब तो इस नेट ने सर्दे ख़त्म कर दिए, तो हम हिंदुस्तान वालों का अफसाना पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान वाले हमारा अफसाना पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से तबादला ख्याल हो रहा है। तो अगर किसी को, जो मेरी बात आज सुन रहा है, उसको अफसाना पढ़ने के साथ साथ लिखने का शौक़ है, तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ना सिर्फ वो पुराने अफसाना निगारों को पढ़ें, बल्कि ये जो नए अफसानों के जो फोरम खुले हैं, कई जगह पर है, व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक पर हैं, जहाँ उन्हें ज्वाइन करें, वहाँ लगे अफसाने, वहाँ ज़्यादातर फ्रेश ताज़ा अफसाने लगते हैं जो नए लोगों के। और फिर कमेंट्स से और उनके तबसरे से आप बहुत कुछ सीखते हैं। लोग जो दूसरे तबसरे करते हैं कि वो गलतियों को पिन पॉइंट करते हैं, तो वो आपको काफ़ी मदद दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका, आपने अपना बहुत कीमती वक्त में से हमारे लिए ये वक्त निकाला और हमारे सुनने वालों के साथ बहुत काम की बातें की, नए लिखने वालों के लिए, पुराने पढ़ने वालों के लिए।
आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, अपने वतन के हवाले से, अपनी तहरीर के हवाले से, अपने फ़न के हवाले से। और चूँकि हम वक्त के कैदी हैं और हमारा वक्त यहाँ पे मुकम्मल होता है, और बातें तो बहुत सी हैं अभी आपसे करने की। मेरे सुनने वालों के लिए आपने ये कैसी बातें की, ये तो उनकी राय ही बता सकेगी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अपनी मेज़बान साइमा नफ़ीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अदब सराय में अदबी मंजरनामे के साथ राशिद नूर हाजिर खिदमत है। सामीन, कराची का अदबी मंजरनामा यकीनन अपनी एक अहमियत रखता है। ये शहर अदबी तकरीबात का शहर है। किताबों की तकरीब रुनमाई, तकरीब इजरा का एहतमाम होता रहता है, क्योंकि उम्मून किताबों की इशाअत का सिलसिला भी शहर में जारी रहता है, जिसमें शेरी मजमूए की इशाअत बनिस्बत दूसरी किताबों के ज़्यादा होती है। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ नस्र की किताबें शेरी मजमूओं के मुकाबले में कम शाये होती हैं। अफसाना निगारों, तनकीद निगारों की तख्लीक़ात किताबी शक्ल में जब आती हैं तो यकीनन उस तरफ तवज्जो भी की जाती है। मजमूए शाये होते हैं तो वो पढ़े भी जाते हैं। कराची में अदबी जरीदों का इजरा भी होता रहता है, लेकिन वो दौर अब नहीं रहा जब इस शहर में बड़े बड़े अदबी रसाइल शाये हुआ करते थे, जिसमें अफकार, सीप, आप अगर देखें तो नक्श, जो बहुत पुराना रिसाला था। इसके अलावा लेकिन अब जो है वो सूरत हाल बदल गई है। अब जो अदबी जरीदे हैं वो किताबी सिलसिले की शक्ल में शाये हो रहे हैं। सीप अपनी जगह पर कायम है, लेकिन उसके साल 6 महीने में वो उसकी इशाअत अमल में आती है। कुछ अदबी रिसाले जिनका बड़ा अदबी बैकग्राउंड है, उनमें अब हमारे सामने सिर्फ सीप ही रह गया है। इसी तरह से अब जो, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अदबी जराइद का जो सिलसिला हुआ, उसमें असालीब की बड़ी अहमियत है, वो निकाला करती थी, उसका इजरा हुआ करता था बड़ी, यानी मैं समझता हूँ कि तसल्जुल के साथ, और उसको मारूफ शायरा अम्बरीन हसीब अंबर तरतीब दिया करती थी। हाल ही में मेरे सामने जो अभी एक मुसलसल इशाअत का एक सिलसिला है, इंशा, और ये इसकी इशाअत का एहतमाम करते हैं जनाब सफदर अली इंशा। सफदर अली इंशा मिर्ज़ा के शायर हैं, लेकिन बड़ी पाबंदी के साथ और बड़ी दिलचस्पी के साथ सहमाई इंशा का इजरा करते हैं। इस मरतबा जो मेरे सामने तख्लीक़ात हैं, उनमें अगर आप देखें तो अफसाने भी हैं, उसमें शायरी भी है, नज़में भी हैं। और अफसानों में अगर आप देखें तो अज़रा ज़ग़र का अफसाना अजीब मौसम ज़िंदगी के, निगत यास्मीन, प्रोफेसर जहांगीर अब्बासी और प्रोफेसर अकील दानिश। इस तरह अगर आप देखें तख्लीक़ात में जो नज़में हैं, उनमें नासिर ज़ैदी, आसिफ जमाली, जमाल अंजुम, और मैदान तहक़ीक़ में डॉक्टर सदफ़ तबस्सुम का मज़मून आप मुलाहज़ा कर सकते हैं, और ख़ुद नविश्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड बशीर आराई की है। इसी तरह गज़लों में जो इस रिसाले में शाये हुई हैं, उनमें सुहेल गाज़ीपुरी, डॉक्टर शादाब एहसानी, अकील दानिश, रफ़ीउद्दीन राज, मोहम्मद अली मंज़र, सहर ताबराम रोमानी, डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा और दीगर शोरा शामिल हैं। इस तरह तंज़ो मिज़ा, इंशाइया, शेरी मिज़ा, तबसरे, किताबों पर जो तख्लीक़ात और शाये हो रही हैं हमारे यहाँ किताबों के साथ साथ, उन पर तबसरे, तो ये एक भरपूर रिसाला सामने आया है इंशा, जो सहमाई सिलसिला है। अब मैं इस मेरे बहुत उम्दा शायर मेरे पसंदीदा भी हैं, और रफ़ीउद्दीन राज साहब, तो उनकी एक गज़ल जो मेरे सामने आई है, उसके एक दो शेर मैं आपकी नज़र करता चलूँ कि मेरी ज़ात का फसाना, मेरे अहद की कहानी, कोई चाहता है सुनना तो सुने मेरी ज़ुबानी। है मोहित ज़िंदगी पर ये फ़ज़ाए बेज़ुबानी, ये डरा डरा सा चेहरा मेरे अहद की निशानी। कभी दूसरों से शिकवा, कभी खुद से बदगुबानी, ये मिजाज का तगय्युर है बलाए नागहानी। तो ये बहुत खूबसूरत गज़ल है जो इसमें इंशा में
मैंने अभी पढ़ी, और ये खूबसूरत रिसाला अपने ज़ख़ामत के एतबार से यकीनन 160 सफ़हात पर मबनी है, और यकीनन इसमें अदबी सिलसिले हैं जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ अर्ज़ करूँ कि कराची के बारे में, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ पर अदबी तक़रीबात का सिलसिला जारी रहता है। हमारे मुमताज़ शायर और तहक़ीक़ और तनक़ीद पर उनका बड़ा काम है। कनाडा से तशरीफ़ लाए थे जनाब अशफ़ाक़ हुसैन। अशफ़ाक़ हुसैन की आमद पर उनके एज़ाज़ में चंद अदबी नशिस्तें भी इस शहर के अदबी इदारों ने मुनक़्क़िद की, जिनमें आर्ट्स कौंसिल ने भी एक तक़रीब का एहतमाम किया, और अशफ़ाक़ हुसैन की शायरी और उनकी तहक़ीक़ और तनक़ीद के हवाले से इज़हार ख़याल भी सामने आया। इसी तरह से आजकल शिकागो अमेरिका से मारूफ शायर जनाब आबिद रशीद तशरीफ़ लाए। उनकी किताब की तक़रीब रुनमाई का एहतमाम आर्ट्स कौंसिल में होने वाला है, और इस किताब की तक़रीब रुनमाई की सदारत मुमताज़ शायर जनाब अनवर शहूद साहब करेंगे। इस किताब के हवाले से जो साहिबान ज़ी शऊर इज़हार ख़याल करेंगे, उनमें डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर, मारूफ शायर खालिद मोइन और डॉक्टर हिना अम्बरीन तारीख़ और दीगर शामिल हैं। तो ये हमारे शहर का एक अदबी मंज़रनामा, क्योंकि आजकल शहर में बड़ी मौसम बादोबारा भी है, तो इस हवाले से बाज़ तक़रीबात सजाने में ज़रा एक यकीनन मुश्किलात का भी सामना है, और लोगों को आने जाने का भी मसाइल दरपेश आते हैं। तो बारिशें यकीनन रहमत हैं, तो अदबी सरगर्मियाँ तो जारी हैं, लेकिन अब ये मौसम भी ज़ाहिर आड़े आ रहा है, और बाज़ तक़रीबात मुनक़्क़िद होते होते मुलतवी हो जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा मामला है। अदब के हवाले से जो ख़बरें हैं, जो किताबों की इशाअत है, जो रसाइल का इजरा है, वो सब कुछ आपके सामने होता है। आपसे इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।